गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। तो माय नेम इज सुमित पटेल और हम आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं। हम आपके लिए हमारी जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है उसका चौथा वीडियो लेके आए हैं, जिसपे हम आपको एक पेपर कराएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं हो, मतलब डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है जो कि होती है वेक्टर क्वांटिटी, उस पे मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो इस पे क्या है हमारे पास ऑप्शन? मोमेंटम। मोमेंटम का एक डायरेक्शन होता है, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, आइदर पुश और पुल क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे भी होता है, मास रोक लेते हैं, मास पे नहीं होता, और वेलोसिटी में भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? मास। ठीक है, मास क्या है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी कोई डायरेक्शन नहीं होता, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दोनों होता है। ठीक है, बोथ। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स की बात करें तो डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर एंड वर्क। ठीक है, वहीं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्स, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी और ड्रैग। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए आपके किसके? स्केलर क्वांटिटी के और वेक्टर क्वांटिटी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक है, मौलिक कर्तव्य यानी कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 पे ऐड की गई। ठीक है, 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा चेंजेस लाए गए थे। ठीक है, प्रियम्बल में, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है, साथ ही साथ ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा में, ठीक है, उसके सिवा इमरजेंसी में। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस लाने के कारण इसे क्या कहते हैं? साथ ही साथ डीपीएसपी पे भी हर चीज में जब चेंज लाया गया तो इसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका एक और नाम दिया गया था उस समय, वो क्या था? इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं क्योंकि इस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अब बात करें इस पे सबसे पहला चेंज क्या हुआ था, तो इस पे सबसे पहला चेंज क्या हुआ था? प्रियम्बल में। ठीक है, जो प्रियम्बल है उस पे चेंज किया गया। उस पे क्या किया गया? उस पे सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए। ठीक है, उसके सिवा क्या किया गया? कुछ स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट मूव करा दिए गए, किस पे? कॉन्करेंट लिस्ट पे। तीसरी बात क्या हुआ? इस पे जो लोकसभा का टाइम ड्यूरेशन था 5 ईयर, उसको बढ़ा के कर दिया गया 6 ईयर। इसके सिवा क्या हुआ? इसके सिवा जो गवर्नर ऑफ द स्टेट थे उनकी पावर बढ़ाई गई। ठीक है, तो ये सब हुआ। साथ ही साथ डीपीएसपी में कई नई डीपीएसपी जोड़ी गई। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ने के लिए एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था क्या? स्वर्ण सिंह कमिटी। स्वर्ण सिंह कमिटी। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमिटी जो थी उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी। कितनी? 10। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से एक और ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी बनी? 11। और एट प्रेजेंट इन 2024 जो फंडामेंटल ड्यूटीज के नंबर हैं वो कितने हैं? 11 ही हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो 35th संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये कब आया? तो ये आया 1974 में। इस पे क्या हुआ? इस पे जो सिक्किम था उसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, यानी उसे भारत पे जोड़ा तो गया लेकिन एज एन एसोसिएट स्टेट। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब आया? 1975 में। इस पे क्या हुआ? इस पे ये हुआ कि जो सिक्किम को हमने 35th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया था, भारत का एसोसिएट स्टेट बना दिया था, वहां रेफरेंडम करा के इसे भारत का पार्ट बना दिया गया और नया स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो ये नया स्टेट बन गया। उसके सिवा जो फिर आज बात करते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो ये कब आया, ये 1978 पे आया। ठीक है, 1978 पे ये जो एक्ट आया इसे क्या बोलते हैं, इसे रिटार्डेटरी एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। इस पे क्या किया गया, इस पे पहले तो लोकसभा को वापस 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, जो गवर्नर्स को एक्स्ट्रा पावर दी गई थी किससे, 1976 के एक्ट से, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके सिवा जो मेजर चेंजेस आए वो दो थे। क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से हटा दिया गया। कहां से, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और चेंज आया, वो क्या आया, जो इमरजेंसी प्रोविजंस थे, इमरजेंसी प्रोविजंस पे चेंज लाया गया। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या चेंज लाया गया, इमरजेंसी प्रोविजन में इमरजेंसी लगाने के लिए जो आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है, यानी कि इमरजेंसी सिर्फ कब लगाई जा सकती है, जब आर्म्ड रिबेलियन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो नेक्स्ट आते हैं स्लाइड पे, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, to realize and follow the essential ideas of secularism, democracy and non-violence, to preserve the culture and heritage। देखिए जनरली ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस पे क्या बोला है, ये दिया हुआ है, इसकी दर्पण छवि का चयन। ठीक है, हमने यहाँ दर्पण लगा दिया। ठीक है, अब ये ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे इधर, तो यानी ए जो सबसे पहले है वो लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, आई जो ऐसे है वो ऐसे ही रहेगा, बी जिसका फेस इधर है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर आपका परसेंटेज का साइन है, ये परसेंटेज का साइन उधर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे था, तो जब वो मिरर इमेज पे जाएगा तो वो कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या, देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अब अपने पास बचते हैं ये दो ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ए इस पे सबसे पहले दी है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बचा ऑप्शन ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। ठीक है, देखिए जो टैगोर पुरस्कार है ये तो हमारा साहित्य से है, साहित्य। ठीक है, ऑस्कर जो है, ऑस्कर 24 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, कांस, कांस एक जगह है कहाँ, फ्रांस पे, कांस फिल्म फेस्टिवल होता है जो कि फिल्म से रिलेटेड है। इस पे क्या होता है, दुनिया भर की जो बेहतरीन फिल्में होती हैं, मे बी वो अंडररेटेड हो सकती हैं, मे बी वो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हों, लेकिन उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और जो ग्रैमी है वो किससे रिलेटेड है, वो सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड है, यानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमणापी होता है। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बॉयल्स का नियम होता है। ठीक है, सीधी बात। नेक्स्ट, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, क्यों इस पे फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता गुणे दिन, दिन लगे कार्य करने में। ठीक है, तो कार्य क्षमता की बात करें, मान लेते हैं दोनों का 12×5 = 60। ठीक है, 60
यूनिट वर्क मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता इसकी क्या है, और ये कितने दिन काम करता है, 12, इसकी एक ही, ये ठीक है, 12 दूनी 24, 12 36, ठीक है, ये 36 काम करेगा, ठीक है, कितना, 36 यूनिट, सॉरी 36 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। अब 36 यूनिट जो वर्क है वो जो बी है उसको करने में कितने दिन लगेंगे, उसकी कार्य क्षमता क्या है, 4, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दें, 4 9 जा 36, तो यानी उसे कितने 9 दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था, प्रथम प्रयास दादा भाई नरौजी ने किया था, कब, 1930 और 31 में, ठीक है। इनकी जो कैलकुलेशन थी, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम, नेशनल, सॉरी लिख दिया आई, नेशनल, इनकी जो नेशनल इनकम निकल के आई थी उस समय वो कितनी निकल के आई थी, वो 20 रुपए निकल के आए थे, 20 रुपए, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम उस समय कितनी इनकी निकल के आई थी, 20 रुपए, यानी हर कोई 20 रुपए कमाता है मिनिमम, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो वीके राव साहब ने क्या किया था, पहली बार साइंटिफिक मेथड यूज करके नेशनल इनकम निकाली थी, साइंटिफिक मेथड यूज करके नेशनल इनकम पहली बार किसने निकाली थी, वीके राव ने, ठीक है। उसके बाद पीसी महालनोबिस में 1949 में, ठीक है, 1949 में प्रॉपर एक कमेटी बनाई गई, किस चीज के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। उस समय जो हमारे पीसी महालनोबिस साहब थे 1949 में, इन्होंने पहली बार ऑफिशियली जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कराई गई, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो कैलकुलेट किसने की, पीसी महालनोबिस साहब ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या तंत्र नहीं है, बड़ी आंत, हृदय, रक्त और धमनियां, धमनियां को हम बोलते हैं क्या, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, रक्त यानी कि ब्लड, हृदय यानी कि हार्ट, ठीक है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, क्यों, ये किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ठीक है। तो जो हृदय, रक्त और धमनियां यानी कि ब्लड वेसल्स है, यही तीनों पार्ट सिर्फ किसके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज, तो उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जो सन का जो फेस है, वो जो हमें दिखता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर 300 किलोमीटर डीप होता है, ठीक है, इसका 6000 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 6000 केल्विन का टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसके सिवा यही ब्राइट येलो कलर पे होता है, किस पे, ब्राइट येलो कलर पे, ब्राइट येलो कलर, ठीक है। एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को कहते हैं, मतलब वायुमंडल। क्रोमोस्फियर, ये जो सन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो किससे किससे मिलके बनता है, क्रोमोस्फियर और कोरोना से। जो सन का एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलके बना है, क्रोमोस्फियर और कोरोना से, ठीक है। ये दो चीज मिलके क्या बनाती है, सन का एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ, तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921-22 के बीच। मोपला कहां पड़ता है, मालाबार यानी कि केरल के तट पे ये हुआ था, ठीक है। इस पे क्या हुआ था, इस पे जो किसान थे, मोपला किसान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वहां क्या कहना चाहिए, जमींदार थे, हिंदू जमींदार, उन्हें मार दिया था, और ठीक है, पूरे जो बाकी किसान थे उन्हें कर देने के लिए पूरी तरीके से मना किया था, और फोर्सफुली मना किया था, ठीक है। अब इस समय बात की जाए मोपला विद्रोह का किसका पार्ट था कह सकते हैं, तो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का पार्ट था, ठीक है। यानी आप कॉरपोरेट नहीं कर रहे थे, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का पार्ट था, यानी असहयोग आंदोलन का पार्ट था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का पार्ट था। ये किसके समय हुआ, चार्ल्स रीडिंग के समय हुआ,
चार्ल्स रीडिंग उस समय हमारे वायसराय थे, उस समय ये चीज घटना घटी थी, मोपला विद्रोह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये हमने पीसेंट मूवमेंट जो है, जो किसान विद्रोह हुआ, उसके बारे में पूरा लिखा है। सबसे पहले इंडिगो था, फिर पावना था, फिर डेक्कन था, फिर रमोसी था, फिर बिजोलिया था, चंपारण, खेड़ा, मोपला। ठीक है, ये देखिए मोपला कहाँ हुआ था, केरला में 1921। सैयद अली और सैयद फजल ये दो लोग थे। ठीक है, उसके बाद बारडोली। ठीक है, बारडोली बहुत फेमस है, इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो वहां की महिलाएं थी, कहाँ की, बारडोली की, उन्होंने ने सरदार कहा था। ठीक है, उसके बाद तेभागा आंदोलन, उसके बाद पन्ना प्रपवलर आंदोलन, फिर तेलंगाना, फिर यूपी किसान सभा, अवध किसान, ठीक है, एका मूवमेंट, फॉरेस्ट सत्याग्रह और ऑल इंडियन किसान सभा। ठीक है, ये सभी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी पीडीएफ में हमने इन्हें इंक्लूड किया है। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे वो पिन कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई एक आपने कैलकुलेशन किया, फॉर एग्जांपल वो आपने कहाँ रखा हुआ है, कंप्यूटर की मेमोरी में। जब आप उसे देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, उसकी स्क्रीन पे देखेंगे या प्रिंट निकालेंगे, दो में से एक चीज करेंगे, तो दोनों चीज उसकी क्या है, आउटपुट प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी। अच्छा देखिए, इंद्रधनुष क्या समझ गए होंगे कि जो भी निकल के आएगा वो 7 इनिशिएटिव्स होंगे। ठीक है, मतलब उस पर 7 चीजें इंक्लूड की गई होंगी। कोई भी इनिशिएटिव जो इंद्रधनुष जिसका नाम दिया जाएगा, उस पर 7 चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, इसपे से एक तो आप जानते हैं इंद्रधनुष किससे संबंधित है, इससे टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, जो टीका लगते हैं बच्चों को। लेकिन यहाँ तो ये बैंक दिया है, पूरे बैंक के ही ऑप्शन है, तो यानी ये बैंक से भी संबंधित है। तो अब बैंक से, कौन से बैंक से, जो पीएसयूज बैंक थे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनियन बैंक थे, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क दिया था। ठीक है, इस पे क्या चीजें, 7 चीज इंक्लूड थी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्या, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो। साथ ही साथ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, कि आपके पास पैसा होना चाहिए, बैंकों के पास एक जो एसएलआर और सीआरआर रेशियो वगैरह था, ये रिवाइज किया गया था। ठीक है, ये सब किसके लिए हुआ था, एसयू बैंक का पुनरुद्धार करने के लिए। ठीक है, इस पे क्या था, 7 चीजें इंक्लूड थी। ठीक है, नेक्स्ट। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first। यानी जैसे गार्ड डॉग से रिलेटेड है, वैसे ही हॉर्स किस रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हॉर्स राइड से रिलेटेड होगा। डॉग का काम क्या है, घर को गार्ड करना। ठीक है, वैसे ही हॉर्स का काम क्या है, राइड करना या सवारी कराना, है ना। चलिए नेक्स्ट। निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI PM 2.5 दर्शाती है। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली के AQI का औसत में कितना अंतर है। ठीक है, कोलकाता क्या दिया है, 106 प्लस 288 प्लस 274 प्लस 172। ठीक है, और दिल्ली कितना दिया है, दिल्ली दिया हुआ है 248 प्लस 246 प्लस 245 प्लस 36। ठीक है, यही दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, हाँ। तो ये आता है कितना आपका, कोलकाता निकल के आता है, देखिए ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये निकल के आता है क्या, 740। ठीक है, 4 वो हैं तो एवरेज निकालेंगे। और ये दिल्ली का कितना निकल के आता है, ये निकल के आता है आपका 976, 976 डिवाइडेड बाई 4, और वो आता है आपका 1040। तो ये निकल के आता है 260 और ये निकल के आता है 244। ठीक है, तो 260 में 244 माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आया, 16।
ठीक है, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये कैलकुलेट इसलिए यहां नहीं कर रहा क्योंकि आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम बचा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है? तो ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, जो कब आया था? 2007 पे आया था। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, ठीक है, जो ये इनिशिएटिव है, ये क्या है? ये क्या है? इस तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सक्षम कंट्रीज नहीं है, यानी कि पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। कौन सी? पुअर डेवलपिंग कंट्रीज। पुअर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, तो ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये हेल्प करेगा। कैसी हेल्प करेगा? दो तरीके की हेल्प करेगा। पहला, इकोनॉमिक हेल्प, दूसरा टेक्नोलॉजिकल हेल्प। ये दो तरीके की हेल्प करेगा, यानी इकोनॉमिक हेल्प और टेक्नोलॉजिकल हेल्प। कौन करेगा? यूरोपियन यूनियन। किसे करेगा? पुअर जो कंट्रीज हैं, पुअर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें ये करेगा। ठीक है, और ये कब आया था? ये 2007 में आया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, येन देश की मुद्रा है, मतलब ठीक है, जो करेंसी है, कौन सी? येन। ये किस देश की करेंसी है ये पूछ रहा है? ये जापान की करेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ जो कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी पूछी जाती है एग्जाम में जनरल, वो लेके आए हैं। इंडोनेशिया की रुपया, ईरान की रियाल। ठीक है, देखिए ईरान और इजराइल वगैरह की इसलिए अभी याद रखिए क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है करंट का टॉपिक, ये दूसरे फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि वहां की मुद्रा क्या है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको याद रखना है कि करंट अफेयर के फॉर्म में भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इससे चेंज करके वो क्या पूछ सकता है आपसे? करेंसी पूछ ले। ठीक है, तो इराक की यूएस डॉलर, आयरलैंड की यूरो, इजराइल की सीकल, इटली की यूरो, जमैका की जमैकन डॉलर, जापान की येन, जॉर्डन की जॉर्डियन दिनार, ठीक है, कजाकिस्तान की टेंगे, केन्या की केन्या सीलिंग्स, ठीक है, किरीबाती की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नॉर्थ कोरिया की वॉन, साउथ कोरिया की वॉन, कुवैत की कुवैती दिनार, और किर्गिस्तान की सोम, लाओस की न्यू केम्प, ठीक है, लताविया की लाट्स। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट भी आपको हमारी पीडीएफ पे मिल जाएगी, जो कि आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? अब टैक्सोनॉमी क्या है ये समझ लीजिए। टैक्सोनॉमी इज अब वो एक क्लासिफिकेशन का तरीका है जो आज हम किस पे पढ़ते हैं? बायोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। कैसा? ये किस किंगडम का है? ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक किंगडम में डिवाइड किया गया है, किस पे? प्लांट और एनिमल किंगडम। ठीक है, ऐसे जो डिवाइड किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है? टैक्सोनॉमी के थ्रू। किसने किया था टैक्सोनॉमी का जनक? कार्ल लिल्सन ने। ठीक है, कार्ल लिनियस ने। ठीक है, कार्ल लिनियस ने क्या किया था भैया? टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया था। अब ये 8 टैक्सोनॉमीज है। ठीक है, मतलब 8 जो क्राइटेरियाज हैं उस पे इन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। ठीक है, और ये जो बेंथम और हुकर्स हैं, ये क्या हैं? बेंथम और हुकर बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, किस चीज इन्होंने क्या किया है? वनस्पति वर्गीकरण की प्रणाली दी है। वनस्पति वर्गीकरण की प्रणाली, वनस्पति वर्गीकरण की प्रणाली यानी बॉटनिकल डिवीजन जो है वो किसने दिया है? बेंथम एंड हुकर ने। ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे। ठीक है, बॉटनिस्ट थे, इसलिए बॉटनी से रिलेटेड चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा? ये कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में। ठीक है, किसने लड़ा था? सिराजुद्दौला ने। किसके अगेंस्ट लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ लड़ा था? प्लासी में। प्लासी कहाँ पड़ता है? भागीरथी के किनारे। भागीरथी के किनारे। ठीक है, ये पूरी जानकारी हमने आपको पहले भी वीडियो में दी थी। किसने इसे धोखा दिया था?
मीर जाफर ने इसे धोखा दिया था। किसे? सिराजुद्दौला को। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था? मीर जाफर था। इसलिए सिराजुद्दौला को हराने के बाद बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया था? मीर जाफर को बना दिया गया था। साथ ही साथ आमी चंद ने भी इन्हें धोखा दिया था। किसे? सिराजुद्दौला को। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? राष्ट्र यानी कि कौन से कंट्री ने या कौन से नेशन ने। ठीक है, तो किसने की है? ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक है, कनाडा में 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स चालू हुए। ठीक है, भारत में कब हुए? 2010 पे। कहाँ हुए? न्यू दिल्ली में हुए। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कॉमनवेल्थ में कहाँ आया? तो न्यू दिल्ली में आया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी बार हुआ? 5 बार हुआ। ठीक है, उसके सिवा बात करें कहाँ, उसके सिवा बात करें न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में 3 बार हुआ। न्यूजीलैंड में 3 बार हुआ। इंग्लैंड में 7 बार हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेन्यू ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 1930 टू 2010। ठीक है, 1930 से 2010 तक की पूरी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद कब हुआ है? 2014, 2018, 2022। ठीक है, ये हुआ है, 3 बार हुआ है। ठीक है, तो जो 2022 है और 2014 है, ये कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ हुआ है? ये यूके में हुआ है। ठीक है, यूके में हुआ है। और 2018 में कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रविंद्र भवन है। ये कब बना था? तो ये 12 मार्च 1954 को बना था। ठीक है, कब बना था? 12 मार्च 1954 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ है? कर्नाटक पे है। ठीक है, ये किसका है? तो ये आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, आदिल। ठीक है, इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? याकूत। याकूत इसका वास्तुकार है, जो कहाँ का था? दाबुल का था। ठीक है, एक जगह पड़ती है दाबुल। वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट जो है इसका वो याकूत था। ये कहाँ का था? दाबुल का था। ठीक है, और ये कब बना है? तो ये 1626 में बना है। कब बना है? तो ये 1626 में बना है। किसका मकबरा है? ये आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6,300 करोड़ है, जो 2010 पे 8,100 करोड़ था और 2015 में 10,800 करोड़ था। 2001 से 10 के बीच और 10 से 15 के बीच राजस्व में हुई वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 8,100, देखिए 0 0 हम हटा देते हैं। ठीक है, सब में 2 2 जीरो लास्ट के हटा दीजिए। 81 माइनस 63। ठीक है, 11 में से 8 और ये 18। ठीक है, और 2015 से 2010 का। ठीक है, यानी 108 माइनस 81 7 और तो 18:27 का रेशियो बन के आया। ठीक है, बीच राजस्व वृद्धि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात यही है, तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, तो 2:3, 9 2 18 एंड 9 3 27। नेक्स्ट, 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ठीक है, तो ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ये किसे मिला था? रॉबर्ट बी विल्सन को। ठीक है, इसलिए इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है उसे याद रखिएगा। इसके सिवा जो मेन जो आपसे पूछ सकता है, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो ये होता है कि इनमें से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला या किस फील्ड से मिला। तो ये उसके लिए हम लिस्ट आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज लिटरेचर की कैटेगरी में। ठीक है, और ईयर, रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में मिला 1913 में। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला 1930 में। हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला कब? 1968 पे। मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला 1979। अच्छा, मदर टेरेसा के बारे में ये याद रखेगा, इन्होंने इंडिया की
सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए इन्हें इंडियन सिटीजन में ही गिना जाता है। ठीक है, चलिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला फिजिक्स के लिए 1983 में, अमर्त्य सेन को मिला इकोनॉमिक्स के लिए 1998 पे, के साथ महबूबुल हक को मिला था जो पाकिस्तान के थे। ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णा को मिला केमिस्ट्री के लिए 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को मिला पीस के लिए 2014 में, और लेटेस्ट मिला किसे, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए 2019 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है किसी विशेष कूट में महाराजा को ऐसे लिखा जाता है, किसी कूट भाषा शब्द में रेन ड्रॉप को किस लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलिए आपके लिए एक इनर बोर्ड खोल लेते हैं। ठीक है, सीधे लिखिए। देखिए, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें ये याद नहीं रहता कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो 1, देखिए आपको पता है 26 अल्फाबेट होते हैं, तो पूरा लिख दीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये आपको क्या है, जब जैसे ही आपको रफ पेपर मिल जाए तो आपको ये पहले से ही करके लिख लेना है, क्योंकि बाद में इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, ABCDEFGHIJ और ये NOPQRSWXYZ। ठीक है, तो ये ऐसे लिखे हैं। अब देखिए आपको दिखा दूं क्वेश्चन क्या है। M के नीचे Z आ रहा होगा, A के नीचे N आ रहा होगा, देखिएगा ये ऐसा ही होगा। M के नीचे Z आ रहा है, A के नीचे N आ रहा है। ठीक है, तो क्या किया है इन्होंने, इंटरचेंज कर दिया है सिर्फ। ठीक है, क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा रेन ड्रॉप का, वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, ये आप कीजिएगा। नहीं आता है कमेंट लिख दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना के पर्सनली आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इस दिन क्या पड़ता है, इस दिन बैसाखी था, बैसाखी का त्योहार था। क्या था, बैसाखी का त्योहार था। बैसाखी जो हमारे सिख भाई हैं उनका एक प्रमुख त्योहार होता है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को एक्चुअली हुआ क्या था इस दिन, इसके पहले जो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इन दो लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो क्या हुआ था, 13 अप्रैल के पहले प्रॉपर घोषणा कर दी गई थी कि भैया इस दिन कर्फ्यू रहेगा, लेकिन क्या हुआ, लोगों ने एक गैदरिंग की, बैसाखी पड़ रहा था तो ये धार्मिक गैदरिंग थी। ठीक है, लेकिन उस पर कुछ लीडर्स को भाषण भी देना था, किस बारे में, भैया इनकी जो अरेस्ट है उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, तो यहां हुआ क्या, ये लोग कहाँ असेंबल हुए थे, जलियांवाला बाग में, जो किसकी प्रॉपर्टी थी, जल्ला नाम के आदमी की। ठीक है, जल्ला नाम के एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, क्या, जलियांवाला बाग। भैया यहाँ क्या हुआ कि जो उस समय ब्रिटिश वो था, कौन कमांडर किसका, तो उस ब्रिटिश कमांडर किस आर्मी का, गोरखा रेजिमेंट का, वो आया और उसने फायर ओपन किया। ठीक है, तो वो कौन था, REH डायर। REH डायर ने आके सीधे फायर ओपन कर दिया, जिसपे काफी लोग मारे गए। ठीक है, और इसके लिए फिर इस पूरे इंसिडेंट्स की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। कमेटी को क्या कहा जाता है, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। अब हंटर कमेटी की क्या रिपोर्ट आई, हंटर कमेटी ने कहा नहीं नहीं, ये जो हुआ वो लोगों की गलती थी, क्योंकि प्रॉपर उन्हें मना किया गया था कि गैदरिंग नहीं करनी है, उन्होंने गैदरिंग की, और क्या है, ऐसी गैदरिंग से ये लगा कि कुछ गलत हो सकता है, इस अंदेशे से वहां फायर ओपन की गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया हंटर कमेटी के द्वारा। इसके अपोजिशन में, यानी इसके अपोज में एक कमेटी बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, जो नॉन ऑफिशियल कमेटी थी। इसे हेड किसने किया था, उसे हेड महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने
उसे हेड किया था। ठीक है, इस पे और भी मेंबर थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ऐसे कई लोग थे। ठीक है भैया, ये कब हुआ था जलियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को। अब REH डायर जो थे उन्होंने इंसिडेंस किया, यानी ये फायर ओपन कर दिया, लेकिन इनको जब वहां क्या कहना चाहिए, इंग्लैंड में किसने प्रोटेक्ट किया? तो माइकल ओ डायर ने। तो माइकल ओ डायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने। उधम सिंह ने गोली चलाई थी तो वो माइकल ओ डायर पे गोली चलाई थी। ठीक है, REH डायर पे नहीं चलाई थी। ठीक है, तो ये थे इससे रिलेटेड फैक्ट। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के हुआ? तो चेम्सफोर्ड। ठीक है, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। किसके? भारत के। ठीक है, नेक्स्ट, विच कलर इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर? यानी कि जो फर्टिलाइजर है उससे रिलेटेड कलर कौन सा है रेवोल्यूशन का? तो वो ग्रे है। ठीक है, ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस वगैरह हैं जिनसे रिलेटेड क्या है, जो साइंस है वो दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से था या बायोडीजल से कह लीजिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर से, ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट से या हनी से, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से, MS स्वामीनाथन, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से, पिंक रेवोल्यूशन ओनियन से, रेड रेवोल्यूशन मीट या टोमेटो से, सिल्वर रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति किससे? एग या पोल्ट्री फार्म से, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क या डेयरी से, इसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन एसोसिएटेड व्यक्ति, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से, और एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट से। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट से। ठीक है, इसके सिवा एक हाँ गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट यानी सुनहरी क्रांति दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, जितनी क्रांति है ये सब आपको कहाँ मिलेंगी? PDF पे। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर हैं। 34% कितने हैं? 34% बराबर 6800। ठीक है, तो 1% बराबर 34 दूनी 68, 200। ठीक है, 100% कितना हो गया? 200 गुणे 100 यानी कि 20,000। टोटल कितने हो गए? 20,000। अब क्या पूछा है? विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन व अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? ठीक है, दोनों पूछा है, यानी जो अमान्य मत है यानी जो गलत तरीके से वोटिंग हुई या जिन्हें लास्ट पे माना नहीं किया, अनकाउंटेड वोट्स, उनकी संख्या पूछा है, और विनिंग मार्जिन पूछा है कितने से जीता है। ठीक है, तो अब 1% कितना है? 200 इंटू 48। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, 9 वो 9600 वोट किसे मिले थे? विजय उम्मीदवार को। 9600 माइनस कितना? 6800। ये 2, ये 8, ये 8 में से 6 2, 2800 ये हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है विनिंग मार्जिन। विनिंग मार्जिन निकल आया। अमान्य मत कितने हुए? यानी जो ये हुए कितने? 48% और 32%, वो 34%, इन दोनों को जोड़ दो, 48% और 34%, तो ये कितना निकल के आया? 8 4 12 की 2 हासिल आई, 1 4 4 8। ठीक है, यानी 18%। ठीक है, 200 गुणे 18, 18 दूनी 36, 3600। ठीक है, तो अपने पास क्या 2 यूनिट निकल के आए? 3600 और 2800। कितने वो कहाँ दिया है? अच्छा देखिए, हाँ यहाँ पर कितना अच्छा खेला है, इसने 2 ऑप्शन दिए हैं जिनमें 2800 और 3600 दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पहले क्या पूछा है? क्रमशः बताना है विनिंग मार्जिन। विनिंग मार्जिन कितना है? 2800। ठीक है, तो पहले 2800 और फिर अमान्य मतों की संख्या जो कि है 3600। यदि उल्टा पूछ लेता, पहले अमान्य मत लिखा होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो आंसर लगाते समय ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बच्चे एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि यार हमने तो सही किया था, पता नहीं कैसे गलत हो गए, क्योंकि आप ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे पाए थे या कम दिए थे, जिस कारण आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है,
बात करें एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे छोटी, वो सबसे नीचे की लेयर है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर ट्रोपोपॉज है, ठीक है, और लास्ट में एक्सोस्फियर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, देखिए विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही। तो ये हमारे यहाँ कितनी जगह है? तो ये हमारे यहाँ 6 जगह है। कहाँ कहाँ? आंध्रा, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। यहाँ की एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए की सीट्स और एमएलसी की नंबर ऑफ सीट्स दोनों दी हुई हैं, ठीक है। 6 स्टेट्स हैं जहां है। तो आपके पास क्या है ऑप्शन? मध्य प्रदेश में नहीं है, असम में नहीं, हिमाचल में नहीं है, सिर्फ आंध्र प्रदेश पे है, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है 6 स्टेट्स की जहां 2 हाउसेस हैं, आंध्रा, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी, ठीक है। देखिए कर्नाटक और आंध्रा एक ही जगह है, और कर्नाटक से ही निकला है क्या, वो सॉरी, आंध्रा से आपका क्या निकला है? तेलंगाना, ठीक है। यूपी बिहार अगल बगल है, सिर्फ एक बस्ता है क्या आपका? महाराष्ट्र। आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 2600 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की आय पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की आय पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है। 10% की दर पर उधारी दी गई राशि याद कीजिए, ठीक है। इसका सीधा सा काम है क्या? आप क्या करेंगे? आप पूरा P इंटू आर इंटू टी, पता ही है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू अपॉन 100, ठीक है। यानी मूलधन को गुणे जो ब्याज दर है, दर बटा दर गुणे समय बटा 100, ठीक है। तो इस पे आप क्या करेंगे? 10% 5 वर्ष के लिए, ठीक है, P अपॉन 100 इज इक्वल टू P इंटू 9 इंटू 6 वर्ष के लिए अपॉन 100, ठीक है। ये ऐसे करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? आपके पास निकल के आएगा क्या? 50p इज इक्वल टू, इसको काट दीजिए, 54p, ठीक है, ये निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2600, ठीक है, उस पे आप इसको रख देंगे, ठीक है। किस चीज को रख देंगे? इस वैल्यूज को, ठीक है। तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? आपको ये निकल के आ जाएगा 1350, ठीक है। 1350 की दर से 10% पे दिया, और 1250 की दर से जो दिया किस पे? 9% पे दिया, ठीक है। ये आंसर है। एक स्कूल में लड़के लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 6.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सीधी बात, 0.4 प्लस 18.2 जी इज इक्वल टू 0.8 स्टूडेंट, ठीक है, एस, ये रेशियो बनेगा। अब आपको क्या निकालना है? स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? वो 1:1 का निकल के आएगा, ठीक है, अपॉन प्लस जी, ठीक है। या तो इसको एस ना लिख, हाँ, प्लस जी उधर चला जाएगा, तो ये आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 1:1 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया, ठीक है। इस पे भी वही 60 यूनिट पूरा वर्क मान लीजिए, ठीक है। ए 20 दिन में करता है, ए यानी कितना कर रहा है? 5, सॉरी, हाँ 20 यानी 3,
ए कितना कर रहा है, 3 यूनिट वर्क कर रहा है। जो बी है वो कितना कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, यानी 2 यूनिट वर्क कर रहा है। तो ये कितना करते हैं वर्क, 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। अब जो ए है वो कार्य खत्म होने के, देखिए यदि ये दोनों साथ में काम करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो कितने दिन में चला गया, 5 दिन पहले, 12 में से 5 गया, 7 दिन पे वो चला गया। नहीं सॉरी, शेष एक कार्य होने से छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक भी अकेले काम करता है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा, 2 यूनिट, तो 10 यूनिट वो 5 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो ए कब गया, जब टोटल काम कितना हो गया था, 10 यूनिट माइनस कर दीजिए इस पे, ये कितना आ गया, 50 यूनिट। जब टोटल काम 50 यूनिट हो गया था तब ए गया था, ठीक है। तो ए 50 यूनिट वर्क 5 यूनिट हर दिन कर रहे हैं, तो 10 दिन बाद ए गया था, ठीक है। ए 10 दिन बाद गया, फिर ये 5 दिन इसने एक्स्ट्रा काम किया, तो टोटल कितने दिन काम किया, 15 दिन, ठीक है। समझ गए, दोबारा समझा देता हूं। टोटल वर्क मान लेते हैं अपन 20 गुणे, तो वो 20 और 30, ठीक है, एलसीएम निकाल लें, 60 आ गया। 60 को हम ए से डिवाइड करें, ए 20 दिन में कर रहा है यानी एक दिन में वो 3 यूनिट कर रहा, बी 30 दिन में कर रहा है यानी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा, ठीक है। अब दिया है ए कार्य को कार्य होने से पहले ही छोड़ देता है, कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। तो यानी जब बी 2 यूनिट हर दिन काम कर रहा तो 5 दिन में वो 10 यूनिट ही करेगा, ठीक है। तो यानी टोटल काम 60 यूनिट था, लेकिन 10 यूनिट पहले वो काम छोड़ के चला गया, यानी 50 यूनिट पे चला गया। कितने दिन साथ में काम किए, तो 10 दिन किए, ठीक है। अब 5 दिन वो अकेले किया है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा कर दिए, तो 15 दिन हो गए। अच्छा, इसी पे ये पूछ सकता था ए और बी ने कितने दिन साथ काम किया, तो वो 10 दिन काम किया, ठीक है। या इसको और घुमाता और पूछ, अच्छा ये तो दिया ही हुआ है, ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, इसको घुमाने के लिए और क्या कर सकता था, एक जगह बी को कार्य छोड़ देता, ठीक है। नेक्स्ट, 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था, इसे गली बॉयज को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे 20 छात्राओं द्वारा गणित विषय में 30 से प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। किए गए आंकड़ों को 2 इंटू माध्यिका यानी मीडियन, और बहुलक क्या होता है, तो बहुलक होता है हमारा क्या, मोड। उसके लिए हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो अरेंज करते हैं 7 9 12, सॉरी 7 12 12 12 13 13 14 14 14, ठीक है, 14 15 18 18 18 18 18 3 बार है, ठीक है। 18 18 23, और ये कितने हुए, 1 2 3 4, टोटल कितने, 20 छात्र हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक और, ठीक है। तो ये 20 हो गए। अब मीडियन निकालना है, 14 और 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 इंटू 14 मीडियन आ गया। अब मोड क्या है, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 14 4 बार रिपीट हो रहा है, -14, तो कितना आया आंसर, 14। क्या है आपका आंसर, 14, ठीक है। माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं, यानी यदि ऑड नंबर दिए हो, यानी विषम संख्याएं दी हो, तो जो सबसे बीच का वही आ गया, और जब इवन नंबर दिए हो तो 2 बीच के जोड़ते हैं, यानी 14 14 को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, यानी उसका एवरेज ले लिया, तो मीडियन 14 आ गया। 14 + 14 डिवाइडेड बाई 14 यानी कि 14, ठीक है। तो उसको 2 से इंटू करना है, मीडियन को 2 से इंटू किए,
माइनस मोड। मोड यानी वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार उस पर रिपीट किया गया हो, किस पे, एक पूरी श्रृंखला में, एक पूरी सीरीज में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया गया, 14, कितनी बार, 4 बार, ठीक है। तो इसलिए 14 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 14। चलिए नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। सापेक्षता का सिद्धांत क्या होता है, ये कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, जो भी स्टूडेंट 11th-12th पे साइंस पढ़े होंगे उन्होंने इस चीज का नाम सुना होगा, सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लेकिन मेन बात ये है कि इनको इस चीज के लिए नोबेल नहीं मिला था। नेक्स्ट, कक्षा एक्स बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 360 है, जिसपे से 10% छात्रों ने ए ग्रेड 10% यानी 36, बी 20% यानी कि 36 दूनी 72, ठीक है। सी 30% यानी कि 76, 18 108, ठीक है। और डी 36 144। हाँ, दिए गए पाई चार्ट में ग्रेड ए और बी से प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, ए और बी 36 + 72 यानी 108, 108 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अब यदि वो पूछ ले सी कितने हैं, सी भी आप बता देंगे कि वो 108 है। बी पूछ ले कितने हैं तो 72 है, ठीक है। ए कितने हैं 36 है, डी कितने हैं 144 है। ये लीजिए, आपको सभी आंसर मिल गए, क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। किस जगह पे, ट्रॉम्बे ठीक है। कहाँ स्थित है ये, ट्रॉम्बे में, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ऑपरेशंस, जो अभी चल रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो प्लान्ड है, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र पे, ये हमारा सबसे पहला था, ठीक है। कौन सा, तारापुर जो महाराष्ट्र पे है। कुंडनकुलम तमिलनाडु में, पहले जो हमने पेपर सॉल्व किया था उस पे कुंडनकुलम वाले के बारे में पूछा था, इसीलिए मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट ले आई है। काकरापाड़ा गुजरात पे, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश पे, कैगा कर्नाटक पे, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन, काकरापाड़ा में 3rd और 4th यूनिट बन रहा, रावत भाटा में राजस्थान में, कुंडनकुलम में 3rd और 4th यूनिट बन रहा, कलपक्कम में वो बाकी बन रहा। जयपुर महाराष्ट्र पे प्लांट जहां है, जयपुर महाराष्ट्र, कोवड्डा आंध्र प्रदेश, मिट्टी विरदी गुजरात पे, हरिपुर वेस्ट बंगाल पे, गोरखपुर हरियाणा पे, सॉरी हाँ गोरखपुर हरियाणा पे, ठीक है। भीमपुर मध्य प्रदेश में, भीमपुर कोई जिला नहीं है, ये किस पे आता है, शिवपुरी पे आता है, ठीक है। शिवपुरी पे आता है, ठीक है। वहीं बनवासन राजस्थान पे, कैगा कर्नाटक पे, चुटका मध्य प्रदेश पे। चुटका कहाँ आता है, मंडला में आता है, ठीक है, जो मंडला जिला है वहां आता है। तारापुर महाराष्ट्र पे, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है इसकी, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ऑपरेशन में है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो प्लान किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी यानी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस नेट प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन क्या निकल के आता है, एनएनपी। ये आपको फॉर्मूला दिए गए हैं। जीडीपी क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक साल में यदि किसी टेरिटरी यानी किसी एरिया के अंदर जो पूरा गुड प्रोड्यूस हुआ है वो उस एरिया का या उस देश का जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। जो एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस एनएफआईए और एनएनपी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। यही आपसे पूछा था, एनएनपी ही तो पूछा हुआ था, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनडीआई जीएनपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये पूरे फॉर्मूला दिए हुए। एक व्यक्ति ने अपनी
पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक दर पर, एक पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक दर पर, और शेष हिस्सा 10% वार्षिक दर पर किया। ठीक है, अब देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस x इज इक्वल टू 1 पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो x क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा 1/2। अब ये वही फॉर्मूला पे लगा दीजिए, किस चीज के फॉर्मूला पे, p इंटू 1/2, ठीक है, 5% प्लस 1/3 टू 8% प्लस 1/2 इंटू 10% इज इक्वल टू 820। ठीक है, फिर पूछा है क्या, प्रिंसिपल कुल निवेशित पूंजी याद कीजिए, प्रिंसिपल पूछा है क्या, निकल के आएगा 12,000। चलिए क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, ये एम.एन. रॉय ने दिया था। कब दिया था, 1934 पे। ठीक है, यदि वैसे बात की जाए ये ऑफिशियल था। ठीक है, यदि नॉन ऑफिशियल की बात की जाए तो 1895 में दिया गया था पहली बार। ठीक है, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर साहब की बात करें तो इन्हें विधि पुरुष यानी कि लॉ पर्सन कहते हैं भारत का। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, जिन्होंने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। टी.एन. राव साहब एडवाइजर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। ठीक है, अब सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्यों बनाया गया था, क्योंकि ये एल्डेस्ट मेंबर थे। तो हमने फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो किया था। अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ट्रेडिशन, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कमिटी इज मेड एज द हेड। ठीक है, टेम्परेरी हेड, तो वही हमने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी को हेड बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक पे। उसके बाद उन्होंने चुनाव कराया, जिसपे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसहमति के साथ संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, जन शिक्षण संस्थान जेएसएस का संचालन किसके संरक्षण में होता है, तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंडर पे होता है। इनके अंडर कब आया, 2014 पे आया। उसके पहले ये किसके अंडर पे था, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री जो होती है आपकी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसके अंडर काम करता था। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, ये जो नियो एजुकेटेड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और कॉलेज ड्रॉप आउट या स्कूल ड्रॉप आउट, या जनरली स्कूल ड्रॉप आउट, इनको क्या करते हैं, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, यानी व्यवसायिकता सिखाते हैं, यानी आप अपना काम सीख सकें। ठीक है, और साथ ही साथ फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। ठीक है, इसके लिए क्या, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंदर जन शिक्षण संस्थान चलाया जाता है। ठीक है, इनमें हाँ, इसकी बात कर लें जेएसएस की, तो जेएसएस का एक पुराना नाम भी था। जेएसएस का पुराना नाम क्या था, जेएसएस का पुराना नाम था श्रमिक विद्यापीठ, श्रमिक विद्यापीठ। ठीक है, इसका पुराना नाम श्रमिक विद्यापीठ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है, तो शिव कुमार शर्मा जी हैं। आपके लिए पूरी लिस्ट लेके आए हैं। हारमोनियम के कौन से हैं, श्री पुरुषोत्तम, ठीक है, अप्पू जगोनकर, ठीक है, प्रकाश घोष। फ्लूट के बात करें, महालिंगम, हरिप्रकाश चौरसिया, ये काफी पूछे गए एग्जाम्स में। ठीक है, संतूर में शिव कुमार शर्मा जी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और तरुण भट्टाचार्य पूछे गए हैं। सारंगी की बात करें तो उस्ताद बिंदा खान, अब्दुल लतीफ खान और सुल्तान खान, पंडित रामनारायण, इनके बारे में ज्यादा पूछा गया। सितार सभी जानते हैं, पंडित रविशंकर जी। ठीक है, और सुजात हुसैन साहब, ठीक है, इनके बारे में पूछा गया है। तबला में जाकिर हुसैन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, सरोद में बात करें तो अमजद अली खान साहब के बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
49वीं समांतर पैरेलल के किस बीच सीमा रेखा है, मतलब 49th समांतर यानी 49th पैरेलल किस दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो ये यूएसए और कनाडा के बीच है। ठीक है, बात करें हम किसकी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, तो रेड क्लिफ किसके बीच है, इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन इंडिया चाइना। अच्छा, मैकमोहन से जो संबंधित वो विवाद है भारत और चीन के बीच, वो क्या है कि भैया जो मैकमोहन लाइन थी वो किसके बीच थी, चाइना कहता है कि वो ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच थी, ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया और चाइना के बीच थी, वो ये लाइन को नहीं मानता। ठीक है, मैग्नीऑट जर्मनी और फ्रांस के बीच, ब्लू लेन लेबनान इजराइल के बीच। ठीक है, इसको इसलिए याद रखिएगा, हाल ही में न्यूज पे है। ठीक है, ग्रीन लाइन साइप्रस और टर्की के बीच, पेनेरम रशिया फिनलैंड के बीच, डूरेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग पोलैंड जर्मनी के बीच, 17 पैरेलल नॉर्थ वियतनाम साउथ वियतनाम, 20 पैरेलल सुडान लीबिया। ठीक है, 22nd पैरेलल सुडान इजिप्ट, 25th पैरेलल मॉरिटीना और माली के बीच, 31 पैरेलल ईरान इराक के बीच, 38 पैरेलल साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, 49th यूएसए कनाडा, 24th इंडिया और पाकिस्तान, ये गुजरात वाले रीजन में 24th पैरेलल कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, सीज फायर लाइन किसके किसके बीच है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज एप्पल, जो एप्पल था वो हमारा क्या था, पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, आर्यभट्ट पहली सैटेलाइट थी भारत की, फर्स्ट थी। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, रोनी टेस्ट मिसाइल थी हमारी एक, सॉरी टेस्ट सैटेलाइट थी। ठीक है, चलिए तो यहीं आज की हम क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका कुछ ज्ञान बढ़ा होगा। जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस तो कराए ही हैं हमने, उससे रिलेटेड जो बाकी फैक्ट्स है वो भी बताए हैं, और जो हमें लगता है कि इससे ये फैक्ट आ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम पे, वो भी कराए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, तब तक पढ़ाई जारी रखिए।